सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। और ये 5 सितंबर जो कि आप देख सकते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। और सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए सभी को धन्यवाद। और देखिए हर एक स्टूडेंट हो या हर एक बच्चा हो, हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होता है और उस व्यक्ति के माध्यम से वो कहीं ना कहीं कुछ जरूर सीखता है। मतलब देखा जाए तो हर एक बच्चे के अंदर, हर एक पुरुष के अंदर, हर एक महिला के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर एक टीचर वाला गुण जरूर होता है। क्योंकि अगर हम आपसे कुछ सीखते हैं तो आप हमारे टीचर हुए, अगर आपसे किसी ने सीखा, मतलब यहाँ पर देखा जाए दुनिया में तो सब लोग किसी न किसी से सीखते जरूर हैं। तो यहाँ पर सभी लोग क्या हैं, सभी लोग शिक्षक ही हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखा जाए तो ये दिन हमारे लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि हमने स्टार्टिंग जो किया था, है ना, वो 5 सितंबर से ही पढ़ाना शुरू किया था 2016 में, ठीक है। 5 सितंबर 2016 से ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाना शुरू किया था और इसके बाद हमारा कारवां चलता रहा, ठीक है। यहाँ पर लगातार देख सकते हैं उन्नाव पढ़ाने जाना, इटावा पढ़ाना, कानपुर पढ़ाना, ये हमारा ऑफलाइन का सिस्टम था। लेकिन कोरोना आया और ऑनलाइन सिस्टम आपका शुरू हो गया, ठीक है ना। तो हमारा 5 सितंबर हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी पड़ता है। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद। तो चलिए आवाज़ वगैरह मिल पा रहे हैं, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बेहतर तरीके से। चलिए सभी को राम राम, सभी को जय हिंद। और देखिए भाई आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, है ना। बड़ा शिकायतें आ रही हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है। और भाई नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है तो ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ना। क्या दिक्कत आ रही है, देव जी के ट्रिक्स टेलीग्राम है, तो देव जी के ट्रिक्स टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहां हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दे रहे हैं, है ना। और साथ में यहाँ पर जो आपके एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं वो भी हो जाता है, वीडियो की लिंक भी मिल जाती है। तो आप लोग यहाँ पर फ्री में, कोई पैसा तो है नहीं है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा जब तक आपका एग्जाम है, ठीक है ना। चलिए राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। 1 को ऑप्शन देना है और आपका जो जवाब हो जाएगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर आ रहा है यहाँ पर सी नंबर है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इल्तुतमिश जिसका ऑप्शन आया है, याद रखिएगा इल्तुतमिश के समय चंगेज खां, है ना दोस्तों, भारत पर आक्रमण किया और इसका जो आंसर है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर देखो जब चंगेज खां आया था भारत पर तो यहाँ पर क्या हुआ, इल्तुतमिश ने थोड़ा समझदारी से काम किया और जो मंगबन्नी था जिसका पीछा करते हुए चंगेज खां आया था उसकी हेल्प ना किया, जिससे एक प्रकार से देखा जाए भारत को बचा लिया था इल्तुतमिश ने, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो ये आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 2 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ये है आपका बक्सर का युद्ध। याद रखिए बक्सर का युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था, तो आप कहेंगे सर 1764 में हुआ था। कब हुआ था, 1764 में आपका हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों, है ना, ने एक साथ 3 शक्तियों, बंगाल के नवाब, है ना, जो मीर कासिम था, अवध का नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को पराजित कर दिया था। और पराजित करने के बाद देखा जाए तो अंग्रेजों का जो नेतृत्व था हेक्टर मुनरो कर रहा था और यहीं से देखा जाए कि आपका ये सब पासा पलट गया था, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है वर्ष 1942 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना का प्रथम सेनापति इनमें से कौन था। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर जो आपका बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है। 1942 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना का जो प्रथम सेनापति था इनमें से कौन था, 3 नंबर में। तो 3 का ऑप्शन बनेगा दोस्तों, याद रखिए नंबर कैप्टन मोहन सिंह। कौन, कैप्टन मोहन सिंह इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से कौन मुस्लिम सेनापति मारा गया था। तो दोस्तों बताना है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से कौन मुस्लिम सेनापति मारा गया। यहाँ पर 4 का ऑप्शन देना है और आपका जो आंसर क्या होगा, तो दोस्तों ये है आपके इब्राहिम खां गर्दी। कौन है, इब्राहिम खां गर्दी दोस्तों, याद रखिएगा जो युद्ध में मारा गया था। इसका जो आपका आंसर है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों ये युद्ध कब हुआ था, तो आप कहेंगे 1761 को हुआ था। याद रखिएगा पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था ये 14 जनवरी 1761 को हुआ था। याद रखिएगा सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना आपकी लड़ी थी, है ना। यहां पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वुड का डिस्पैच निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। वुड का जो डिस्पैच है किससे संबंधित था, क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन लॉक करना है।
चलिए 5 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर ये शिक्षा से संबंधित था। याद रखिएगा चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच है अर्थात निर्देश पत्र है ये 1854 में आया था जो कि शिक्षा से संबंधित था। और दोस्तों देखा जाए इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था, 6 नंबर का ऑप्शन लॉक करना है। चलिए बहुत अच्छे, यहाँ पर देखो दिया गया है क्या कि असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था। तो असहयोग आंदोलन कब लिया गया, गुड मॉर्निंग सभी को राधे राधे। देखो दिया गया है असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर फरवरी 1922 में जो चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड हुआ था आपके कहां पर, तो आप कहेंगे गोरखपुर में हुआ था। हमने बताया था कि वहां पर 22 अंग्रेज पुलिसकर्मी थे, थाने में जिंदा जला दिया गया था। इससे दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। क्लियर है, आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे कौन सा विकल्प सही क्रम दर्शाता है जिसमें से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये घटनाएं आपकी हुई थी। चलिए बताइएगा 7 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा कि कह रहा है आपसे कि विकल्प में सही क्रम बताइए जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान घटनाएं हुई। दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जो आपके हैं चौरी चौरा कांड है ना, उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले हुआ था मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, जैसे सबसे पहले मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में। इसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, यहाँ पर 3 आपका हो गया। इसके बाद 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, यहाँ पर 2 हो गया। 1928 में लाला लाजपत राय का निधन हुआ था, तो यहाँ पर ये हो गया। मतलब ये क्रम जा रहा है 4 3 2 1 से जा रहा है, जो कि ऑप्शन देखिए मिल भी चुका है। ऑप्शन जिसका आया है सी नंबर है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, या जो नारा दिया है वो किसने दिया है। चलिए जवाब देना है, आपका जो आंसर है दोस्तों राइट इनमें से क्या हो जाएगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा, ये जो शब्द कहा है वो किसने कहा है, जवाब दीजिए इसका आंसर में से क्या बनेगा। चलिए बहुत अच्छे, ऐसे क्वेश्चन को तो आप धुआं धुआं करेंगे, बहुत बार पढ़ाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 8 नंबर का जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। याद रखिए बाल गंगाधर तिलक इसका आंसर है राइट हो जाएगा, है ना। और इन्होंने अपने मराठा और केसरी नामक पत्रों का प्रकाशन भी किया है, तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर की गई थी। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है आजाद हिंद फौज की स्थापना जो की गई वो आपकी कहां पर की गई थी। इसको ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका 9 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर आपके सिंगापुर में। कहां पर की गई थी, तो आपके सिंगापुर में की गई थी, कैप्टन मोहन के द्वारा आपकी की गई थी। लेकिन बाद में आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सेनापति चुना गया। गांधी, आजाद, नेहरू और रानी ब्रिगेडियर ये फौज की लड़ाकू ब्रिगेडर थी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है बेगम हजरत महल, क्या दिया गया है कि बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया था। दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन है, पूछा भी गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइएगा, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, लखनऊ। क्या हो जाएगा, लखनऊ इसका आंसर है राइट हो जाएगा। लखनऊ से इन्होंने नेतृत्व किया था। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अत्यधिक प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात टार्नेडो का जो संबंध है वो आपके कहां से है। दोस्तों जो आपका टार्नेडो आता है ये काफी उष्णकटिबंधीय और बहुत ही प्रबल होता है ना। तो दोस्तों ये जो आपका आता है कहां पर आता है, दोस्तों आपका 11 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका ये हो जाएगा, ये कैरेबियन सागर में आता है। किस में आता है, कैरेबियन सागर में आता है। ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना, वो ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है यहाँ पर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। इनके केंद्र में जो वायु दाब होता है न्यूनतम होता है। टार्नेडो जो होता है इनके केंद्र में जो वायु दाब होता है वो न्यूनतम होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और शंकुआकार आकृति बना लेते हैं, बहुत प्रलयकारी होते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व का तीसरा एवं भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों 12 नंबर का ऑप्शन लॉक करना है। आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा, कह रहा है विश्व का तीसरा, है ना, और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों जब विश्व का तीसरा बोल दिया है इसका मतलब आप समझ जाएगा कि ये बात कर रहा है कंचनजंगा की। किसकी, कंचनजंगा की। तो कंचनजंगा जो कि ऑप्शन है आपका ये नंबर है, ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की तीसरी है। वहीं पर दोस्तों जो K2 आपकी है, K2 गाडविन ऑस्टिन, ये भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है ना। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं।
चलिए, मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं? जितने लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जय हिंद लिखिए, और कहाँ से हैं ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद लिखेंगे हमें, हमारा और आपका परिचय बनेगा, क्योंकि आप कमेंट लिखेंगे तो आपका कमेंट बिल्कुल अलग दिखेगा, जय हिंद, है ना। तो हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनका कमेंट है, तो थोड़ा बहुत होता है कि नहीं आप हमारे परिवार के हिस्सा बने हैं, तो आप लोग जय हिंद जरूर लिखिएगा, ठीक है। वेलकम है सभी को, वेलकम है सभी को, वेलकम है। देखिए, मौसमी संबंधी जो घटनाएं होती हैं दोस्तों, याद रखिएगा, हमने आपको बताया है कि वायुमंडल में 5 परतें होती हैं, 5 परतें, और इन 5 परतों में देखा जाए तो ये नीचे वाली जो परत होती है वो होती है क्या, यहाँ पर क्षोभ मंडल होता है, ये हो गया है क्षोभ मंडल। यहाँ पर मौसमी संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं, तूफान आना, गरजना, ये जो जितना भी होता है, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब कुछ होता है आपके क्षोभ मंडल में। वहीं पर दोस्तों ये समताप मंडल होता है, समताप मंडल में क्या होता है, एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं समताप मंडल में, और यहीं पर जो आपकी ओजोन परत होती है जो आपको रक्षा करती है, ओजोन परत समताप मंडल में होती है। याद रखिएगा, ओजोन परत को मापा जाता है डॉप्सन से। ये है आपका मध्य परत दोस्तों, मध्य परत में आपका जो टेम्परेचर होता है -100 में पहुंच जाता है, ठीक है ना। वहीं पर दोस्तों ये है आयन मंडल, और आयन मंडल में दोस्तों जो उल्का पिंड होते हैं वो आपके टूटकर नष्ट होते हैं, और ये बहिर्मंडल दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये क्या है, 5 मंडल हो जाते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? देखो, हमने कई बार से आपसे पढ़ाया भी है कि दोस्तों जो आपका 14 नंबर है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मशरूम चट्टान बनती है कैसे, पवन या वायु द्वारा आपका होता है, धीरे धीरे अपर्दन होता रहता है बालू का, धीरे धीरे होता रहता है और ऊपर छत जैसे बन जाता है। तो ये दोस्तों होता है ऑप्शन 14 नंबर का बी हो जाएगा, अपवाहन या संकुचन इसे बोलते हैं, अपवाहन या इसे संकुचन कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर पवन या वायु के द्वारा यह अपर्दन धीरे धीरे होता रहता है और मशरूम चट्टान जैसे निर्माण कर देता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वर्ष 1961 में गोवा, दमन और दीप के पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने नामक योजना को अपनाया और उन नगरों को भारत में शामिल किया। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप देना है, आपका जो आंसर होगा क्या होगा, कब, 1961 में गोवा है, दमन है, दीव है, पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने एक योजना चलाई थी। दोस्तों एक योजना क्या कह सकते हैं, इसे ऑपरेशन बोल सकते हैं, और ये ऑपरेशन था ऑपरेशन विजय। क्या था, ऑपरेशन विजय इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और भारतीय सेना के समक्ष यहाँ पर पुर्तगालियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था, और इस प्रकार से गोवा को मुक्ति मिल गई थी आपके 1961 को, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारशिला जो आपकी है किस पर है। चलिए, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पर आधारित है, तो यहाँ पर देखो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये नंबर पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। हमने बताया था पीसी, क्या पीसी, मसाला पीसी। मसाला पीसने के लिए भैया आप मसाला डालते हैं सिलौटी में, सिलबट्टे को रखते हैं, अब एक हाथ से इसे नहीं पीस कर सकते हैं, इसको पीसने के लिए दोनों हाथ का यूज करना पड़ेगा, यहाँ पकड़ेंगे फिर यहाँ पकड़ेंगे, तभी इसे मसाला पीस पाएंगे। और दोनों को पीसेंगे मतलब 2 हाथ का प्रयोग हुआ तो दूसरी हो गई और पीसी हो गई। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर है, तो आपकी पीसी महालनोबिस पर आधारित है। यहाँ पर जो आपका पहली पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी हेरोल्ड मॉडल पर आधारित थी, है ना। सुखम दुखम जो आपकी थी तृतीय मॉडल पर थी, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, इसका जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर स्थित है। दोस्तों 17 नंबर का ऑप्शन देना है, और आपका जो जवाब है इनमें से क्या हो जाएगा। विश्व बैंक की स्थापना दोस्तों 1945 में हुई थी, और 1945 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएगा, कौन सा भाई। चलिए, विश्व बैंक की स्थापना वाशिंगटन डीसी जो कि ऑप्शन है यहाँ पर दोस्तों बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्लियर है। मुख्यालय जो आपका है ये वाशिंगटन डीसी में है, स्थापना 1945 में आपकी हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है। जो सिक्कों की ढलाई होती है ये अधिकार जो दिया गया है वो किसके पास है दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर भारत सरकार के पास है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है 18 नंबर में, वो ऑप्शन जिसका आया ऐसे नंबर राइट हो जाएगा, भारत सरकार के पास है। याद रखिएगा, भारत में देखा जाए तो आपका मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा की टकसालों में सिक्कों की ढलाई होती है। टकसाल मतलब होता है जहाँ पर सिक्कों की ढलाई होती है, और भारत में 4 जगह मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में सिक्कों की ढलाई की जाती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र, अल्पकालीन औसत लागत वक्र को में अल्पकालीन औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर काटता है। दोस्तों ये है आपके इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों 19 नंबर में वो बी हो जाएगा, नीचे काटता है। इस क्वेश्चन को रटेंगे, रटने के बाद ही इसका जवाब दे सकते हैं।
यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उसी जाति के व्यक्तियों की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो आपका आंसर है 20 नंबर में वो आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आपका मृत्यु दर। याद रखिए, उसी जाति के व्यक्तियों की वह संख्या, ठीक है, उसी जाति के व्यक्तियों की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं। ये अप्रवासन समय विशेष किसी जाति या व्यक्तियों के स्थानांतरण से संबंधित होता है। मृत्यु दर कहाँ होगा भाई? यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा मृत्यु दर नहीं होगा, ये होगा अप्रवासन होगा। क्या होगा? अप्रवासन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आवास के दौरान है, मतलब ये आए हैं आपके, तो ये आपके आवास में होगा। इसका ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट। मतलब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर सी लिख गया है, यहाँ पर बी लिख गया है, ठीक है ना, तभी दिक्कत हुई। यहाँ पर हो जाएगा अप्रवासन, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी, अप्रवासन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। दोस्तों अब आपके यहाँ पर देख सकते हैं जो शिक्षा पद्धति है उसमें कहा गया है कि आपकी मातृभाषा में ही शिक्षा देना जरूरी है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका पहला चुनाव होगा वो प्राथमिक शिक्षा, वो आपकी क्या होगी, मातृभाषा में ही होगी। और ये जो आपका है ऑप्शन नंबर किस पर होगा, सी नंबर है, अनुच्छेद 350 के का में ये वर्णन आपका किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कमजोर वर्गों के लिए भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर लॉक करना है। आपका जो जवाब बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोस्तों बताइएगा, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, है ना, भारतीय संविधान में आरक्षण का जो प्रावधान है ये आर्टिकल नंबर आपके 16 में किया गया है। आर्टिकल नंबर 16 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो आपके कमजोर लोग हैं उनको क्या है, आरक्षण की सुविधा भी आपकी की गई है। तो आप समझेगा यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? ठीक है ना, सब कुछ समझ में आ रहा है? चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राज्यसभा के सभी सदस्यों, क्या राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर 23 नंबर आप कहेंगे तो आप कहेंगे सर अधिकतम संख्या 250, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, 12 सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, वित्तीय आपातकाल जो आपका आर्टिकल नंबर 360 आता है, कितना, आर्टिकल नंबर 360 में वित्तीय आपातकाल की सुविधा आपकी है ना। और भारत में अभी तक आपातकाल की कभी भी लागू नहीं हुआ, कौन सा, वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में लागू नहीं हुआ है, याद रख लीजिएगा। तो ऑप्शन जिसका आएगा यहाँ पर बी नंबर है, बिल्कुल राइट आंसर है, हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय क्या है। सरकार की जो कार्यपालिका है ये है क्या, इसको समझना है। तो दोस्तों कार्यपालिका जो आपकी है ये लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी होता है। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका कानून है लागू करना, शासन चलाना, ये कार्यपालिका से ही आपके हैं। तो आप समझेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में अगर परिवर्तन हो जाता है तो भैया इस अवस्था को क्या कहेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखिए 26 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों इसे बोलते हैं आपका उत्सादन, क्या बोलते हैं इसे, उत्सादन कहते हैं, जिसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन को ही इसे कहा जाता है, उत्सादन कह देते हैं, या तो इसे ऊर्ध्वपातन भी कह देते हैं, और इंग्लिश में शायद बोला जाता है सुब्लिमेशन। ठीक है ना। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। जैसे कपूर होता है, कपूर होता है, बेंजोइक अम्ल होता है, नौसादर होता है, एंथ्रासीन होता है, नेप्थलीन होते हैं, ये सब ठोस में होते हैं। लेकिन दोस्तों बाद में क्या होते हैं, ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये होते हैं उत्सादन, या इन्हें बोलते हैं क्या, तो आपका ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्लियर है भाई? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हरित ग्रह प्रभाव, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए ट्रिपल स्टार आपके हैं, और क्वेश्चन संभावित नहीं है, 100% पूछा जाना है। याद रखिए हरित ग्रह प्रभाव मुख्यतः किसके कारण होता है, ये क्वेश्चन पूछा ही जाना है। तो दोस्तों हरित ग्रह प्रभाव जो होता है मुख्यतः CO2 के कारण होता है। यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका सी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ CO2 से है, और भी आपकी गैसें होती हैं हरित ग्रह प्रभाव में। देखा जाए तो आपकी जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, मेथेन हो गया, ओजोन गैस हो गई। देखो ओजोन जो आपकी होती है ये भी आपकी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, जलवाष्प हो गया, ये सभी सूर्य की किरणों को अवशोषित करते हैं। और जो भी गैसें सूर्य की किरणों को अवशोषित कर लेती हैं वही समझ लीजिएगा क्या है, ये आपकी कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैस प्रभाव कहलाएंगे। मतलब समझ रहे हैं कि जो गैस सूर्य की औरक्त किरणों को अवशोषित कर लेती हैं, है ना,
और टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं, वो सभी गैसें आपके कह सकते हैं हरित ग्राव प्रभाव में आती हैं, है ना। तो इसका जो ऑप्शन है आपका 27 नंबर में वो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की चाल सबसे कम होती है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर कांच में से अगर हम यहाँ पर सफेद प्रकाश को यहाँ पर डालते हैं तो भैया यहाँ पर 7 रंगों में टूटेगा, लेकिन जिसकी चाल जो आपकी सबसे कम है वो कौन सा हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 28 नंबर में तो ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिए बैंगनी रंग। क्या हो जाएगा, बैंगनी रंग। अर्थात ये कह सकते हैं कि अपवर्तनांक बढ़ने से प्रकाश की चाल कम हो जाती है। क्या, अपवर्तनांक बढ़ने से प्रकाश की चाल कम हो जाती है और बैंगनी रंग का जो है प्रकाश की चाल सबसे कम होती है ना। तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है 29 नंबर में। मसूड़ों में दिक्कत होती है ना, ये वही होता है स्कर्वी, मतलब होता है ऑप्शन सी, याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और इसका रासायनिक नाम होता है स्कर्वी अम्ल होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक इनमें से कौन सा है। मतलब भोपाल गैस त्रासदी, इसे आपको भूलना नहीं है। ये घटना आपको लगभग 3 दिसंबर के करीब घटी थी 1984 में। कब, 1984 में। और इसमें क्या हुआ, एक गैस थी दोस्तों, एक गैस थी जिसका क्या हो गया, रिसाव हो गया। और ये गैस है आपकी मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर एम मिथाइल आइसोसाइनाइड के नाम से जानते हैं। और ये दोस्तों इतिहास की सबसे भयंकर वाली त्रासदी थी जो कि आपकी 1984 में, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, ये किस प्रदेश से आपके हैं। दोस्तों 31 नंबर है, यहाँ पर लॉक करना है। हिंदी में हमने क्वेश्चन को पढ़ाया भी है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर जो कबीरदास है वाराणसी से हैं, सूरदास आपके मथुरा के रुणकता वाले मार्ग में आते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी रायबरेली से हैं, प्रेमचंद वाराणसी से हैं, हरवंश राय बच्चन इलाहाबाद से हैं। और ये सभी जो आपके एरिया आते हैं किसमें, उत्तर प्रदेश में आते हैं। तो आपका जो आंसर होगा जिसका सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है भौरा का सही पर्यायवाची शब्द आपको चुनना है। भौरा का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है। तो भौरा का यहाँ पर देखो आली होता, आली नहीं, यहाँ पर आपसे दिया गया है सी नंबर है, यहाँ पर भ्रमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भ्रमर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आदि से लेकर अंत तक के लिए सही शब्द आपको बताना है। चलिए बताइएगा, आदि से लेके अंत तक क्या होता है। तो आदि से अंत तक के लिए होता है अधोपांत, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर जिसका आ रहा है अधोपांत आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है नाक रगड़ना का क्या अर्थ होता है। नाक रगड़ना का अर्थ क्या होता है। तो भैया नाक रगड़ना मतलब होता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। क्या होता है, दीनता पूर्वक। कहीं ऑप्शन है, हाँ जी हाँ ऑप्शन मिल गया है, आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वाक्य में त्रुटि भाग का चयन करना है। यदि कोई त्रुटि नहीं होती है तो भाग डी का आपको चयन कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। याद रखें, लोकतांत्रिक जो शब्द है वो आपका गलत है, हमेशा प्रयोग होता है लोकतंत्र। क्या, लोकतंत्र। इसका मतलब ये जो लोकतांत्रिक शब्द है ये गलत है, लोकतंत्र आपका होना जरूरी है। तो ये गड़बड़ी है आपकी इस क्वेश्चन पर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता इनमें से कौन थे। बताना है कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिनको सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। दोस्तों बताना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब देना है। तो चलिए 36 नंबर का ऑप्शन देना है। और भारत के प्रथम प्राप्तकर्ता जो आपके रहे हैं वो आपके सीवी रमन थे। कौन, सीवी रमन बताइएगा। यहाँ पर जो आंसर है आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, सीवी रमन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं। भारतीय नौसेना में जो अध्यक्ष का पद होता है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 37 नंबर ऑप्शन देना है और आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए भाई जवाब दीजिए, फटाफट जवाब देना है। बहुत अच्छे, काफ़ी अच्छा प्रयास है आप सभी को। और वीडियो को भी लाइक शेयर करते चलेंगे दोस्तों। जितने लोग यहाँ पर नए जुड़ रहे हैं, है ना, सभी लोग जय हिंद लिखेंगे। और जितने लोगों ने भाई अभी लाइक नहीं किया है वीडियो को, है ना, थोड़ा सा सभी लोग लाइक जरूर करिएगा, सपोर्ट भी करिएगा, है ना। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा। ऑफलाइन देख रहे हैं तो ऑफलाइन भी कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं। तो आप कहेंगे सर एडमिरल। क्या होता है, एडमिरल होता है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत द्वारा चंद्रयान का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था। दोस्तों बताइएगा, भारत के द्वारा चंद्रयान का जो प्रक्षेपण किया गया था ये कब किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका 2008 में प्रक्षेपण किया गया था। फिर चंद्रयान 2 आया, फिर चंद्रयान 3 आया 2023 में, जो कि आपके चंद्रमा पर पहुंच भी गया।
तो इसका जो आंसर है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और हमने बताया है कि चंद्रयान से क्वेश्चन बनना ही बनना है, वो कुछ भी पूछे, है ना, करंट अफेयर से रिलेटेड होगा और चंद्रयान से क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी थाईलैंड की मुद्रा है। दोस्तों थाईलैंड की मुद्रा पूछा गया है और हमने आपको पढ़ाया भी है कि थाईलैंड की मुद्रा क्या है, बाहत है। क्या है, बाहत है। वहीं पर जो जापान है, जापान की दोस्तों याद रखिए, जापान की मुद्रा है एन है ना। यहाँ पर जो चीन की मुद्रा है वो आपके युआन है। और रुपया शब्द आप देख सकते हैं काफी देशों के आपके हैं, पड़ोसी देशों के भी आपके हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिवर्ष 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 11 जुलाई को भाई बताइएगा कि क्या मनाते हैं, तो आप कहेंगे सर 11 जुलाई को मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान जो आपका है ये कहाँ पर स्थित है, तो चर्म से आपका हो जाएगा चेन्नई, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। चेन्नई में है केंद्रीय चर्म अनुसंधान। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि साइबेरियाई क्रेन सारस, है ना, क्या साइबेरियाई क्रेन भारत के किस पक्षी अभ्यारण्य में नियमित रूप से आते रहते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर एक आपका अभ्यारण्य है, भरतपुर अभ्यारण्य है। ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, जो साइबेरियाई आपके सारस हैं वो आते हैं आपके ए नंबर भरतपुर अभ्यारण्य में। ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है इनमें से कौन है। क्वेश्चन नंबर 43 लॉक किया जाए। चलिए भाई, जवाब देना है। आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिए भाई, है ना, देर नहीं करना है और बेहतर तरीके से जवाब देना है। पहली बार जुड़ रहे हैं तो जय हिंद जरूर लिखिएगा। बताइएगा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है, क्या मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है दोस्तों यहाँ पर किसे कहा जाएगा। क्या आंसर इसका राइट हो जाएगा। और देखिए जवाब भी यहाँ पर आने शुरू हो गए। 43 को ऑप्शन आ रहे हैं, कह रहे हैं ए नंबर आपका हो जाएगा। दोस्तों देखिए 43 को ऑप्शन जिन लोगों ने दिया है ए नंबर, तो उनका तो जवाब गलत है, लेकिन राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, उच्चतम न्यायालय। मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक होता है वो आपका उच्चतम न्यायालय होता है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट होता है। हमने आपको बताया है कि आर्टिकल नंबर जो आपका 32 है उसके माध्यम से आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सकती है। या तो आप लोग यहाँ पर हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं तो हाई कोर्ट में आर्टिकल नंबर 226 के तहत आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सकती है। तो दोस्तों आपको लगाना है डी नंबर। क्लियर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का पिट्सबर्ग के उपनाम से प्रसिद्ध है। जापान का पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये है आपका यायात। क्या है, यावाता जो आपका है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। दोस्तों स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है और लगातार क्लास से आपको स्टैटिक जीके को मिल रही हैं, तो आप लोग स्टैटिक जीके की क्लास जरूर देखेगा, क्योंकि 10 नंबर आपको कहां से आएंगे ये भी पता नहीं चलेगा। वो तभी पता चलेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास से लेंगे, पढ़ेंगे, तभी आपका अच्छे से रिवीजन हो सकता है। नहीं फिर 10 नंबर जो आपके हैं फिर उनमें से 5 ही नंबर को उम्मीद रखिएगा और 5 नंबर को उम्मीद मत रखिएगा, है ना, क्योंकि स्टैटिक जीके का क्षेत्र काफ़ी हो जाता है। ठीक है ना। आपसे बोलेंगे इतना, लेकिन आएगा कहीं और से। दोस्तों बैडमिंटन खिलाड़ी देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है सभी बिल्कुल सही है। पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, ज्वाला गुट्टा, ये सभी क्या हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आइए यहाँ पर जो आपके सिलेबस के अनुसार है कुछ तथ्य जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, डेली की क्लास में हम कुछ पढ़ते हैं और हर एक वीडियो से आपको 2 से 2 नंबर तो आपको मिल रहे हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है, पॉइंट आपको दिए गए हैं जो आपके सिलेबस में हैं। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना। अब आपको ध्यान में देखना है, सिलेबस के अनुसार ही अब आपको पढ़ा रहे हैं, परेशान मत होइए। ठीक है। यहाँ पर ध्यान से अब आपको देखना है, सुनना है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और आराम से सुनिए। कह रहा है आपसे कि दार्जिलिंग हिल स्टेशन कहाँ पर है, तो दार्जिलिंग हिल स्टेशन आपके पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। मध्य प्रदेश चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है। जो मध्य प्रदेश है वो चारों ओर से क्या है, भूमि से ही घिरा हुआ है। इसकी जो सीमा आपकी देखा जाए तो समुद्र से नहीं मिलती है। ठीक है ना। अगला है, कह रहा है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में से कर्नाटक की जो सीमा है वो सर्वाधिक राज्यों से मिलती है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि गुजरात के दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य स्थित है। अब यहाँ पर गुजरात अगर ये है तो दक्षिण में क्या होगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है ना। गोपालपुर समुद्र तट ये उड़ीसा में पड़ता है, याद रखिएगा। गोपालपुर समुद्र तट जो आपका है उड़ीसा में पड़ता है। वहीं पर झारखंड जो आपका है वो उत्तरी गोलार्ध में है, याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में है आपका जो झारखंड है। ठीक है ना। अगला आपसे दिया गया है कि मध्य प्रदेश के हस्तकला केंद्रों का नाम क्या है, मृगनयनी है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि मृगनयनी हस्तकला केंद्र जो आपके है कहाँ पर है, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। अगला है, महाराष्ट्र में सबसे उच्च स्थान जो आपका है वो कौन सा है, कल सुबाई है। कौन है, कल सुबाई
ये महाराष्ट्र में सबसे उच्च स्थान है। अगला दिया गया है कलकत्ता पहला शहर है जहां 1899 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ की गई थी। या देखिए विद्युत आपूर्ति सबसे पहले प्रारंभ हुई थी आपकी कलकत्ता में और 1899 में। अगला है छत्तीसगढ़ में मडकू द्वीप की प्रसिद्ध का कारण है मसीही मेला, वहां पर एक मेला लगता है मसीही। अगला है मखदूम कुंड, ये कहाँ है तो राजगीर में है दोस्तों, याद रखिए मखदूम कुंड कहाँ पर है राजगीर में है। मसमाई गुफा कहाँ है तो आपके मेघालय में है। अगला देखो दिया गया है थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट जो दर्रे हैं वो कहाँ पड़ते हैं, याद रखिए थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट ये पड़ते हैं पश्चिमी घाट में। हमने बताया था इनमें से भी एक होता है कि पाल घाट कहाँ है तो पाल घाट केरल और तमिलनाडु में है, वहीं पर थाल घाट और भोर घाट कहाँ पर है आपके महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला आपसे दिया गया है कि राष्ट्रपति भवन जो आपका है किस हिल पर है तो राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल पर आपका स्थित है, याद रखिएगा। अगला दिया गया है कि भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है तो आपकी पुणे में है, आईएमपी है, याद रखिएगा। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है पुणे में है, मतलब जो संस्थान है उसका अलग से वीडियो बनाया है उसको आप लोग देख लीजिएगा संस्थान वाला। भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर है तो याद रखिए भारतीय समुद्र विज्ञान ये आपके पणजी में, कहाँ पर है पणजी में है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान है आपके नई दिल्ली में, कहाँ पर नई दिल्ली में। अगला आपसे दिया गया है कि मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर है आपके बेंगलुरु जो कि कर्नाटक में है। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र कहाँ पर है तो राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र आपके है दिल्ली में है। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ पर है तो आपके कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। अगला है कि भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है तो भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय आपके चेन्नई जो कि आपके तमिलनाडु में है। अगला दिया गया राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है तो आपके भोपाल में है। भारतीय वन प्रबंधन ये कहाँ पर है भोपाल में है। वीवी गिर राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर है तो वीवी गिर राष्ट्रीय श्रम संस्थान है आपके नोएडा उत्तर प्रदेश में है। अगला दिया गया है कि विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात लिमिटेड ये कहाँ पर है भद्रावती कर्नाटक में है। विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात लिमिटेड भद्रावती कर्नाटक में है। मिजोरम की राजधानी क्या है तो आपकी आइजोल है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है तो आपका ईटानगर है। मेघालय की राजधानी क्या है तो आप कहेंगे शिलोंग है। नागालैंड की राजधानी क्या है तो आप कहेंगे कोहिमा है, क्या है कोहिमा है, ये राजधानियां जरूर पढ़ लीजिएगा। मणिपुर की राजधानी क्या है तो आप कहेंगे इम्फाल है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है तो आप याद रखिए देहरादून है। वायुसेना का जो प्रशासनिक कॉलेज है वो कहाँ पर है, वायुसेना का प्रशासनिक कॉलेज आपके कोयम्बटूर में है। और अगला दिया गया है कि मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज, क्या मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज पुणे में है, याद रखिए महाराष्ट्र में। थल सेना का जो शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान है वो आपके पुणे महाराष्ट्र में है। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर है आपके देहरादून उत्तराखंड में है। और अगला आपसे दिया गया है कि भारत में जो जमशेदपुर आपका शहर नाम सुना होगा, भारत का जो जमशेदपुर शहर है ये शहर दोस्तों याद रखिए JN टाटा के नाम पर पड़ा है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, याद रखिए जो आपका न्यूजीलैंड है इसे दक्षिण का ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये किस राज्य में है तो आपके झारखंड में है, कहाँ पर है झारखंड में है। भारत का रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है तो भारत का रबर बोर्ड का मुख्यालय ये आपके कोयट्टम जो कि आपका केरल में पड़ता है। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन है, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है आपका रुड़की जो कि आपके उत्तराखंड में है। भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है तो आपका बॉटनिकल गार्डन है आपके कोलकाता में, कहाँ पर है कोलकाता में है। राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान कहाँ पर है तो आपके बागपत जो कि उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान आपके बागपत में है। और अगला आपसे दिया गया है एक मस्जिद का नाम दिया गया है कि हजरत बल मस्जिद केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पर है जम्मू कश्मीर में है। भारतीय शहर अहमदाबाद जो गुजरात में हिलती मीनारों के लिए जाना जाता है, मतलब दोस्तों हिलती हुई मीनारों वाली जो मस्जिद है वो आपके कहाँ पर है तो आपके अहमदाबाद में है। वहीं पर शांति निकेतन कहाँ पर है तो शांति निकेतन आपके पश्चिम बंगाल में है, कहाँ पर है पश्चिम बंगाल में है। दोस्तों छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा ये कहाँ पर है तो आपके लखनऊ में है, कहाँ पर है लखनऊ में है, ठीक है ना। ठीक है, और सभी को टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं और ईश्वर करे कि आपके अंदर भी एक ऐसी स्थिति आए कि आप भी एक टीचर हों या एक सरकारी जॉब में हों और आप भी हमेशा किसी को ज्ञान देते रहें और अपना प्रकाश विस्तारित करें हैं। हमारे पास जितना ज्ञान है, जो भी ज्ञान हमारे पास है वो हम आपको सामने तो नहीं लेकिन ऑनलाइन आकर आप लोगों को जरूर दे रहे हैं, ठीक है ना। जितना हमसे हो सकता है एक गरिमा को बनाए रखते हुए हम आपको यहाँ पर ज्ञान जरूर दे रहे हैं और आप भी यहाँ पर मेहनत करिए बेहतर तरीके से और एक उच्च संस्थान में यहाँ पर पहुंचिए, ठीक है। जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।